हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना जरूरी। ये स्टेटमेंट दिया है अमित शाह ने। आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके सपोर्ट सिस्टम को नष्ट करना जरूरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और नारकोटिक्स पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को राज्य की एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया है। शाह ने कहा कि देश में आतंकवाद और नक्सली हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और उसमें लगातार कमी आ रही है, लेकिन सिर्फ हिंसा रोकने से उन्हें पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। इसके लिए उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करना होगा। खास तौर पर नक्सलवाद के मामले में उन्होंने फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सिस्टम दोनों को खत्म करने की जरूरत बताई है। नेक्स्ट न्यूज है कि ब्रिटिश हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का दिया फैसला। रक्षा सौदों को दलाली में संजय भंडारी के बाद अब भारत सरकार को एक और कामयाबी मिली है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने करीब $2 अरब के पंजाब नेशनल बैंक कर्ज घोटाले में मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया है। भारतीय बैंकों ने धोखाधड़ी करने वाले और काले धन को सफेद करने के आरोप का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत भेजे जाने का रास्ता बहुत हद तक साफ हो गया है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी भी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने बुधवार को लंदन में फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी के मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर उसके आत्महत्या करने का इतना खतरा नहीं है जो उसे भारत प्रत्यर्पित करने पर अन्यायपूर्ण या दमनकारी लगे। नेक्स्ट न्यूज है 15 को भारत को 15 दिसंबर तक मिल जाएगा अंतिम राफेल। भारत को 15 दिसंबर तक फ्रांस से अपना 36वां और अंतिम राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया गया था। इसके तहत सभी 36 विमानों की डिलीवरी तय समय से हो रही है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि आखिरी विमान 15 दिसंबर के आसपास भारत पहुंचेगा। भारत ने 36 विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उनमें से 35 पहले ही आ चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि आर्बिटेल नंबर वाला 36वां विमान फ्रांस द्वारा भारतीय पक्ष को उसके सभी पुर्जों और अन्य भागों को बदल कर दिया जा रहा है, क्योंकि इसका उपयोग विकास गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इस बीच भारतीय वायुसेना ने भी विमानों को उच्चतम मानकों पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है कि टीवी चैनलों को रोज दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम। टीवी चैनलों पर कंटेंट की गुणवत्ता को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग में दिए गए निर्देशों में सरकार ने चैनलों के लिए रोजाना आधा घंटे का लोकहित का कार्यक्रम दिखाने की अनिवार्य व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। इसमें चैनलों के लाइसेंस नवीनीकरण और लाइव प्रसारण से जुड़ी जटिलताओं को खत्म किया गया है। पहली बार सरकार ने भारतीय टेलीपोर्ट्स को विदेशी चैनल अपलिंक करने की अनुमति भी दी है। नए दिशा निर्देशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस संबंध में जानकारी दी है। चैनलों पर लोकहित के कार्यक्रमों का अनिवार्य प्रसारण दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत स्पोर्ट्स चैनलों को छोड़ बाकी सभी टीवी चैनलों को लोकहित से जुड़े विषयों पर प्रतिदिन 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करना होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि G20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल की कला को वैश्विक मंच देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की नीति और नियत लेकर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर हिमाचल प्रदेश की कला के ब्रांड एम्बेसडर बने नजर आएंगे। वे सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को वहां की पारंपरिक कला से जुड़े उत्पाद उपहार में भेंट करेंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ऐन पहले किए गए इस निर्णय को राजनीति की पिच पर पीएम मोदी का कलात्मक स्ट्रोक भी माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी ताप इन दिनों शिखर पर है। वहां 12 नवंबर को मतदान होना है।
68 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में भाजपा सत्ता में वापसी के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में हो रहे इन चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माहौल बनाने में जुटे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। उनका कार्यकाल करीब 2 वर्ष का होगा। वह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। शपथ ग्रहण के बाद वह पहली प्रतिक्रिया में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे और देश सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के ऐसे पहले प्रधान न्यायाधीश हैं जिनके पिता भी प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश थे। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल करीब 7 वर्ष का था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत से अहम फैसले दिए हैं, जिनमें से एक मामला अयोध्या में राम जन्मभूमि का भी था। यह एक संयोग ही है कि 9 नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला आया था और 9 नवंबर को ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरण रिजिजू और सेवानिवृत्त हुए पूर्व सीजेआई यूयू ललित भी मौके पर मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद अदालत में बैठने से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर अपने चैम्बर में लगे राष्ट्रध्वज को नमन किया। इसके बाद वह अदालत में बैठे, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य वकीलों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सीजेआई बनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह आम नागरिकों की सेवा करना हमारी प्राथमिकता है और देश के सभी नागरिकों के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि 3 देश के गैर मुस्लिमों को 31 जिलों के डीएम दे सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिलों के जिलाधिकारियों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक उक्त देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। खास बात यह है कि इन नागरिकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं, बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अभी तक संशोधन अधिनियम के नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए इसके तहत किसी को भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि पर्यावरण सुधार की दिशा में भारत और चीन आगे। ऐसे समय जब मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी कि COP27 चल रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की चर्चा चल रही है, तब भारत पर्यावरण सुधार की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाने को अग्रसर है। इस दिशा में चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन 19% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह गति 2016 से 2021 के बीच के 5 वर्षों में रही है। राष्ट्रीय बिजली योजना में 2030 तक यह उत्पादन बढ़कर 18 गीगावाट करने का लक्ष्य है। जाहिर है कि इससे बिजली के उत्पादन में कोयले का उपयोग कम होगा, जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। चीन भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस साल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जरिए करीब 156 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और इसी वर्ष उनकी संख्या दो गुनी होकर 60 लाख पहुंचने के आसार हैं। COP यानी COP27 में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण सुधार के लिए चल रही मुहिम में चीन और भारत महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों ही बड़े हानिकारक गैसों के बड़े उत्सर्जक हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये सुधारवादी कदम उठा रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये कुछ दशकों में ही पर्यावरण सुधार के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पैसे की पुरानी पेंशन करदाताओं की कमाई का हिस्सा, नई पेंशन खुद की कमाई। राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कई राज्यों में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम की चर्चा तेज हो गई है। अगर विपक्षी दलों को इसका लाभ मिलता दिखता
हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी वे चुनावी वादों में इसे शामिल करेंगे। हालांकि वित्तीय पेंशन विशेषज्ञ पुरानी पेंशन स्कीम को अर्थतंत्र और विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं, क्योंकि इस स्कीम के लागू रहने पर एक समय ऐसा आएगा जब हमारी अर्थ प्रणाली पुरानी पेंशन के तहत भुगतान करने में सक्षम नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि नई पेंशन स्कीम को लाई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाई थी, लेकिन वर्ष 2018 में स्प्रिंग के केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नई पेंशन स्कीम को आवश्यक कदम बताया था और सभी राज्यों से नई पेंशन स्कीम में शामिल होने की गुजारिश की थी। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में 4 भारतवंशियों ने लहराया जीत का परचम। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति व रो खन्ना समेत 4 भारतवंशियों ने प्रतिनिधि सभा के मध्यावधि चुनाव में जीत का परचम लहराया है। इसके अलावा प्रांतीय विधायिका के लिए भी कई भारतवंशियों ने जीत हासिल की है। कारोबारी से नेता बने श्री थानेदार मिशिगन ने संसदीय चुनाव जीतने वाले पहले भारतवंशी हैं। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी थानेदार को 84,096 मत मिले, जबकि रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मॉर्टेल विकिंस के पक्ष में 27,366 लोगों ने मतदान किया। 67 वर्षीय थानेदार पहली बार प्रतिनिधि सभा का हिस्सा बनेंगे। मूल रूप से महाराष्ट्र के मूल निवासी थानेदार कर्नाटक के बेलगाम में पढ़े बढ़े हैं। पिता की मृत्यु के बाद परिसर चलाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में चौकीदारी भी की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका बढ़ाएंगे द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी। भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने अमेरिकी रक्षा नीति के अंडर सेक्रेटरी कॉलिन कैहल से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की पहल पर चर्चा की है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भविष्य को आकार देने में मदद करने की दृष्टि से भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया है। क्वात्रा ने इससे पहले सोमवार को अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेडी शर्मन ने से मुलाकात की और भारत अमेरिका संबंधों और द्विपक्षीय रक्षा व क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों, हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की है। एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंगलवार को बैठक के दौरान कहल और क्वात्रा ने नई दिल्ली में आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की पहल पर चर्चा की है। तो ये आज का यानी 10 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।